यूपी में पीसीएस विभाग में बड़ा फेरबदल। 18 पीसीएस अधिकारियों के तबादले। सुरभि शर्मा एसडीएम कानपुर देहात से उपजिलाधिकारी बागपत बनी। पुष्पेंद्र पटेल एसडीएम गाजीपुर से एसडीएम अंबेडकर नगर बने। यूपी में एक बार फिर से विकास को मिली रफ्तार। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आज। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। राम मंदिर दान मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाईकोर्ट की रोक। आज होगी मामले की अगली सुनवाई। सरकार के फैसलों को अदालत में चुनौती। ईरान का कुवैत पर हमला। ड्रोन और मिसाइल हमलों से दहला कुवैत। अमेरिकी हिमार्स मिसाइल लॉन्चर्स को बनाया निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 118 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। कई जिलों के एसडीएम बदले गए। ट्रांसफर के तहत सौंपी गई नई जिम्मेदारियां। सुरभि शर्मा एसडीएम कानपुर देहात से उपजिलाधिकारी बागपत बनी। पुष्पेंद्र पटेल एसडीएम गाजीपुर से एसडीएम अंबेडकर नगर बने। शुभम यादव जिलाधिकारी उन्नाव से एसडीएम बुलंदशहर बने। वहीं प्रतिभा मिश्रा एसडीएम वाराणसी से एसडीएम कानपुर देहात बनी। एसडीएम रायबरेली से एसडीएम मैनपुरी लवलीत कौर एसडीएम हाथरस से ओएसडी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। पुष्पनाथ चौधरी एसडीएम अमरोहा से एसडीएम उन्नाव। देवेंद्र प्रताप सिंह यूपीडा से एसडीएम झांसी। प्रज्ञा पांडे एसडीएम हसनगंज उन्नाव से एसडीएम बाराबंकी। अजयेंद्र सिंह कौशाम्बी से एसडीएम उन्नाव बनाए गए। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया, जहां कई को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। और देखिए, लगातार बड़े ओहदों से पर बैठे लोगों से लेकर नीचे तक के बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं। आज ये तबादला एक्सप्रेस चलाई गई है, उसके पहले भी पुलिस महकमे में भी बड़े फेरबदल किए गए थे। तो ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कानपुर में, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में चली तबादला एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल। 18 पीसीएस अधिकारियों का तबादला। उत्तर प्रदेश ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 18 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए। सुरभि शर्मा को कानपुर देहात से बागपत का एसडीएम बनाया गया, जबकि पुष्पेंद्र पटेल को गाजीपुर से अंबेडकर नगर भेजा गया। शुभम यादव को उन्नाव से बुलंदशहर की जिम्मेदारी दी गई। प्रतिभा मिश्रा को वाराणसी से कानपुर देहात और गोपाल शर्मा को मैनपुरी से बरेली स्थानांतरित किया गया। वहीं मिथिलेश कुमार तिवारी को रायबरेली से मैनपुरी भेजा गया। वहीं लवलीत कौर को हाथरस से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में ओएसडी नियुक्त किया गया। पुष्पनाथ चौधरी को अमरोहा से उन्नाव भेजा गया। देवेंद्र प्रताप सिंह को यूपीडा से झांसी का एसडीएम बनाया गया। प्रज्ञा पांडे को उन्नाव हसनगंज तहसील से बाराबंकी भेजा गया। तो कई जिलों के एसडीएम बदले गए हैं। वो लगातार वो नाम भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां ट्रांसफर के तहत नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अब ये तबादले प्रशासनिक सुधार के चलते हैं या आगामी 2027 के चुनावों को देखते हुए ये तबादले किए गए हैं। बता दें कि तबादलों को भी राजनीतिक दृष्टिकोण से कई बार देखा जाता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए, एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है।
तो बता रहे हैं आपको कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बड़े फेरबदल किए गए हैं, जहां लवलीत कौर को हाथरस से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में ओएसडी नियुक्त कर दिया गया है। पुष्पनाथ चौधरी को अमरोहा से उन्नाव भेजा गया है। वहीं देवेंद्र प्रताप सिंह को यूपीडा को से झांसी का एसडीएम बनाया गया, तो प्रज्ञा पांडे को उन्नाव हसनगंज तहसील में बाराबंकी भेजा गया। तो उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल, 18 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। तो देखिए 18 पीसीएस अधिकारी हैं जिनका तबादला किया गया है, जिन्हें नए पदभार सौंपे गए हैं और अपनी जिम्मेदारी को बहुत निष्पक्षता के साथ, जिम्मेदारी के साथ निभाने की बात कही जा रही है। कई का प्रमोशन भी होता है, यहाँ पर दिख रहा है। पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। सुरभि शर्मा को कानपुर देहात से एक बागपत का एसडीएम बनाया गया, जबकि पुष्पेंद्र पटेल को गाजीपुर से अंबेडकर नगर भेजा गया। शुभम यादव को उन्नाव से बुलंदशहर की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हेलो और हमारे साथ सहयोगी रमन एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए उत्तर प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस चली है, 18 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। तो 18 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये लिस्ट उन अधिकारियों के नामों की जिनके तबादले किए गए हैं। रमन, आप सुन पा रहे हैं? रमन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हेलो बताते चले कि प्रतिभा मिश्रा को वाराणसी से कानपुर देहात और गोपाल शर्मा को मैनपुरी से बरेली स्थानांतरित किया गया है। वहीं मिथिलेश कुमार तिवारी को रायबरेली से मैनपुरी भेजा गया है। लवलीत कौर को हाथरस से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में ओएसडी नियुक्त किया गया, तो पुष्पनाथ चौधरी को अमरोहा से उन्नाव भेजा गया। देवेंद्र प्रताप सिंह को यूपीडा से झांसी का एसडीएम बनाया गया। प्रज्ञा पांडे को उन्नाव हसनगंज तहसील से बाराबंकी भेजा गया। तो कई जिलों के एसडीएम बदले गए हैं, कई को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये बड़े फेरबदल किए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में इस समय फेरबदल का सिलसिला जारी है, जहां ये पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, तो कई पीसीएस अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ साथ पुलिस महकमे में भी बड़े तबादले किए गए हैं। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इसे कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 18 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनके नाम लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां सुरभि शर्मा जो पहले कानपुर देहात में थी, उन्हें बागपत का एसडीएम बना दिया गया है, जबकि पुष्पेंद्र पटेल जो गाजीपुर में जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब अंबेडकर नगर उन्हें भेज दिया गया है। वहीं बात अगर शुभम यादव की करें तो शुभम यादव को उन्नाव से बुलंदशहर की जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं प्रतिभा मिश्रा को वाराणसी से कानपुर देहात भेजा गया है सुरभि शर्मा की जगह। रमन, देखिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल देखा गया है, 18 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। इस समय सबसे जो इंतजार था तमाम पीसीएस अधिकारियों को, उनका तबादला जो है वो कल रात को हुआ। लगभग 182 जो उप जिला अधिकारी रहे उत्तर प्रदेश के, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा गया है। और आपको बता दें, बहुत दिनों से इंतजार था। तमाम उप जिला अधिकारी ऐसे भी थे जिनसे हमारी बात भी हो रही थी, उनका कहना था कि कब ये लिस्ट आएगी और कब उनको जो है नया दायित्व मिलेगा, उनको नई जिम्मेदारी मिलेगी। और अब जब ट्रांसफर हुए हैं तो आपको बता दें कि इसमें कई ऐसे नाम हैं जो कई सालों से एक जनपद में थे। तो प्रशांत कुमार है जो कि अभी तक उन्नाव के जिलाधिकारी थे, अब बहराइच का उन्हें पदभार दिया गया है। बहराइच का एसडीएम, बहराइच
का एसडीएम बनाया गया है। कुमार संजय जो कि 2018 के बैच के हैं, वो रामपुर में उप जिलाधिकारी थे, जालौन के उप जिलाधिकारी बने हैं। वही अरुण दीक्षित जो कि गाजियाबाद के उप जिलाधिकारी थे, अब भदोही में उनको जिम्मेदारी मिली है। वहीं ऋतु प्रिया की बात करें कि जो कि कानपुर नगर के उप जिलाधिकारी थे, विशेष कार्याधिकारी कानपुर विकास प्राधिकरण, तो कानपुर से ही वो शिफ्ट हुई है। पहले एसडीएम थी, अब वो उसमें डिपार्टमेंट में केडीए में वो पहुंची है। शुभम श्रीवास्तव जो उप जिलाधिकारी हापुड़ थे, उप जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर। वहीं विश्वमित्र सिंह उप जिलाधिकारी गोंडा थे, उप जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर बनाए हैं। अवनीश त्रिपाठी जो कि मनकापुर के एसडीएम थे, अब उन्हें महाराजगंज भेजा गया है। और ऐसे ही तमाम 182 नाम है। आपको बता दें दूसरी वंदना पांडे जो कि विशेष कार्याधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण में थी, अब उप जिलाधिकारी अयोध्या बनाई गई है। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उन्हें, अयोध्या का एसडीएम बनाया गया है। अयोध्या का एसडीएम के पास तमाम वीआईपी ऐसे काम होते हैं और जरूरी। वहीं पर आपको मोहित कुमार है, ये बदायूं में अभी तक उप जिला फेरबदल किए जा रहे हैं। रमन, जो ये लगातार फेरबदल किए जा रहे, देखिए अभी पीसीएस अधिकारियों की 18 पीसीएस अधिकारियों की लिस्ट सामने आई, उसके पहले पुलिस महकमे में भी बड़े फेरबदल किए गए थे, तो ये फेरबदल किस दृष्टिकोण से किए जा रहे हैं? बिल्कुल, अभी जो फेरबदल किए जा रहे हैं, पहले देखिए आप विभागों में जो मंत्रालय है उसमें अधिकारियों कर्मचारियों के जो ट्रांसफर हुए, क्योंकि इस समय ट्रांसफर का ही एक मौसम चल रहा है। ट्रांसफर नीति आती है, ट्रांसफर के मुताबिक तमाम लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन से कहीं पर जाना चाहते हैं। तमाम लोगों का जो ड्यूरेशन पूरा हो गया होता है, इसलिए उन्हें भेजा जाता है। और अब इसी के बाद में पुलिस विभाग के जो डीएसपी है, सीओ लेवल है, उनके ट्रांसफर हुए थे। और अब पीसीएस लेवल यानी कि जो उप जिलाधिकारी होते हैं, जो एसडीएम बनते हैं, उनके ट्रांसफर हुए हैं। इस ट्रांसफर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई साल जो ज्यादा दिनों से एक रीजन में थे, एक मंडल में थे, अब उन्हें अलग भेजा गया है। और तमाम लोग ऐसे भी हैं जिनको स्पेशल जिम्मेदारी दी गई है, जैसे अयोध्या की जिम्मेदारी दी गई है, मथुरा की जिम्मेदारी दी गई है, वाराणसी की जिम्मेदारी दी गई है, लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जिनकी महानगर में जरूरत होती है या फिर ऐसे विभागों में जरूरत होती है। कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जिनका काम बढ़िया नहीं होता है, तो उन्हें छोटी तहसील दे दी जाती है, जिस तहसील में बहुत सारे वीआईपी मूवमेंट नहीं होते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं होता है, बहुत डेवलपमेंट का काम नहीं होता है। तो पूरा ग्राफ देख के, सबके कार्य की वर्क देख के ही जो ट्रांसफर है वो होता है। और साथ में अगर किसी का निजी कारण कोई होता है तो वो ट्रांसफर के लिए अपनी पैरवी करता है, उसका उस जनपद में होता है। बिल्कुल, देखिए कई बार ऐसा होता है कि कई अधिकारियों के काम संतोषजनक नहीं होते, जैसे कि आपने भी जानकारी दी। और अभी जिन जिन जिलों में अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है, क्या वहां पर भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही थी? और कई बार जब इस तरीके के तबादले होते हैं तो इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जोड़कर देखा जाता है। बिल्कुल, आपको बता दें राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी जोड़ के देखा जाता है। तमाम उप जिलाधिकारी एसडीएम ऐसे होते हैं जिनकी लोग जो क्षेत्रीय नेता होते हैं शिकायत भी किए रहते हैं, और जब लिस्ट आती है तो उसमें उनको हटाया जाता है। और तमाम ऐसे भी लोग हैं जिनके नेता लोग पैरवी करते हैं, जनप्रतिनिधि पैरवी करते हैं कि इन्हें हमारे यहाँ ही रहने दिया जाए। और अगर उनका कोई ऐसी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं होती है ट्रांसफर की, तो उन्हें उसी क्षेत्र में रखा जाता है। पूरा क्योंकि जो प्रशासनिक अमला है, कहीं ना कहीं भले इससे जो पूरा जो जिम्मेदारी है वो शासन से जाती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का भी कुछ मामलों में रोल हो जाता है, क्योंकि जैसे जो अधिकारी होते हैं उनका जो काम होता है उसके आधार पे ही उनकी डिमांड होती है और उसके आधार पे ही उनसे लोग विदा भी लेना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो कई तबादले हुए, जैसे कि अभी बात करें कानपुर देहात की, तो कानपुर देहात से भी वहाँ के अधिकारी जो थे वो हटा दिए गए। और ग्रेटर नोएडा की अगर नोएडा की बात करें तो ओएसडी के पद के लिए, तो क्या ये अलग से कोई जिम्मेदारी होती है? बिल्कुल, ये स्पेशल जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब कोई बहुत बड़ा काम होता है, आपने इससे ग्रेटर नोएडा की बात की, ग्रेटर नोएडा एक बहुत बड़ा प्राधिकरण है और बहुत बड़ा वहाँ डेवलपमेंट का काम होता है। ऐसे में वहाँ पर जब एक अधिकारी, दो अधिकारी, जो भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे जब काम नहीं कर पाता तो स्पेशल अभियान होते हैं, उसके लिए स्पेशल पद भी क्रिएट किए जाते हैं। ओएसडी भी कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है ताकि उस काम को और बेहतरीन तरीके से कर सके। जैसा कि कुछ सालों
पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक योजना बनाई थी, जिसमें एक तहसील में 2 एसडीएम की व्यवस्था की थी, एक उप जिलाधिकारी और एक साथ में उनके एक सुपोटी उप जिलाधिकारी रहता था, जिसके कारण से जो तमाम काम रहते थे, क्योंकि एसडीएम अक्सर जब कोर्ट पर बैठ जाता है, तमाम काम करता है, तो वो जिम्मेदारियां पूरी तरीके से नहीं निभा पाता। ऐसे में एक प्रशासनिक काम देखता है और एक जो न्यायिक काम होता है उसको देखता है, जिससे कि जनता के जो कार्य होते हैं जल्दी होते हैं और जनता भी अपने अधिकारी से सुलभ रहती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां राम मंदिर गबन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, अपनी निगरानी रखेगा। तो राम मंदिर गबन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई। कथित अनियमितताओं के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट की नजर, याचिकाकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। सुनवाई के बाद तय होगी मामले की आगे की दिशा। तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई। कथित अनियमितताओं को लेकर के सुनवाई होगी। राम मंदिर गबन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई। तो देखिए, आज बड़ा दिन जहां सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जो याचिका डाली गई थी, हालांकि उसको पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए आगे बढ़ा दिया था कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। तो अब गर्मियों की छुट्टियां समाप्त हो गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। जहां आपको बताते चले कि सीबीआई जांच की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि एसआईटी अपनी जांच कर रही है और इतनी जल्दबाजी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ आज सुनवाई करेगी। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई। तो राम मंदिर गबन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कथित अनियमितताओं को लेकर के सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एसआईटी की जांच पर उनको पूर्णतः विश्वास नहीं है, इसलिए सीबीआई इस पर जांच करे। इसको लेकर उन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट पे डाली थी। अब सुप्रीम कोर्ट आज उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। तो ये जानकारी आपको दे दे, याचिकाकर्ताओं की आज याचिका पर सुनवाई होगी। कथित अनियमितताओं को लेकर के जो याचिका डाली गई थी उस पर सुनवाई होगी। राम मंदिर गबन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, आज कह सकते हैं बड़ा दिन, क्योंकि लगातार सीबीआई मांग की जांच की मांग उठ रही है कि सीबीआई से जांच करानी चाहिए। एसआईटी की जांच पर पूर्णतः विश्वास नहीं है। में आज प्रदेश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर होगी, जब सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम मंदिर में जो है चढ़ावा चोरी के मामले पर जो सुनवाई होगी। और जिस तरह से आपने बताया कि आज इस जो है याचिका पर सुनवाई जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत उनकी अध्यक्षता वाली पीठ करेगी, जिसमें 2 अन्य जज भी शामिल हैं, जिसमें जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन शामिल है। तो कुल मिलाकर 3 जजों की पीठ आज इस मामले की सुनवाई करेगी। आज प्रदेश की निगाहें जो है सुप्रीम कोर्ट पर होंगी, जब ये पीठ जो अयोध्या मामले के जो है मामले को लेकर जो सुनवाई करेगी। वहीं अगर अयोध्या मामले की बात करें तो तीनों मुख्य आरोपियों में से एक अनुकल्प
मिश्रा को लेकर जो है एसआईटी हिरासत में पूछताछ कर रही है। एसआईटी की प्रारंभिक जांच में अयोध्या जो मंदिर में गिनती कक्ष में गंभीर सुरक्षा चूक की ओर इशारा किया गया। इसमें कहा गया कि यहाँ के स्टाफ के अपने कपड़े, जेबों, जूतों और व्यक्तिगत सामान नकदी डालकर बंडल छिपाकर जाते थे। और आज अगर आज की बात करें सौम्या, तो प्रदेश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर होगी। जब अदालत सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को लेकर एक जो है तमाम जो याचिकाएं हैं उसको लेकर सुनवाई करेगी, जिसमें जो है तमाम जो याचिकाकर्ता उनकी तरफ से मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे जो है मसले की जांच हो। कुल मिलाकर जो है जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता की समक्ष जो ये याचिका आज सूचीबद्ध है, जिसमें अन्य सदस्यों मैंने बताया जस्टिस जयमाल्या बागची, जस्टिस बी मोहन शामिल हैं। तो आज देखना है कि चंदा चोरी से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला करती है। याचिकाकर्ताओं ने जो है मुख्य मांग की है कि पूरे मामले की जांच जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई करे या स्वतंत्र एक एसआईटी सुप्रीम कोर्ट जिसका गठन करे उसकी सुनवाई हो। हालांकि देखिए, पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि एसआईटी की जांच चल रही है, धैर्य रखने की जरूरत है और इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस पर सुनवाई की जाएगी। यानी कि उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को आगे बढ़ा दिया था और आज वो दिन है जब सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। देखिए, एसआईटी अपनी रिपोर्ट भी सौंप चुकी है, प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप चुकी है, दूसरी रिपोर्ट सौंपने की तारीख भी अब नजदीक है और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। तो इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट बड़ी टिप्पणी कर सकता है। जी बिल्कुल, जब पिछली बार सुनवाई हुई तो उस समय सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ चल रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने कहा इतनी जल्दीबाजी क्या है। जब जुलाई के महीने में पूर्णकालीन पीठ की शुरुआत होगी, जब जो है सुप्रीम कोर्ट में जब नियमित रूप से याचिकाएं सुनी जाएगी, उस दौरान हम आपकी याचिका पर जो है सुनवाई करेंगे। और आज उसी क्रम में जो है जो तमाम याचिकाएं थी उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगी। क्योंकि याचिकाकर्ताओं का जो तर्क है, उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो है पूरी तरह से जो है स्वतंत्र जो है जांच की जाए, जिसकी मॉनिटरिंग जो सीबीआई करे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं आज प्रदेश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ बिल्कुल देखना होगा क्या सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है और क्या सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट भी मोहर लगाता है। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद रोहित मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सुशासन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में पार्टी 2027 में फिर से सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। रोहित मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया और सभा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता विकास और सुशासन के साथ खड़ी है। 2027 के इलेक्शन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना के साथ योगी जी के सुशासन को हम जन जन तक लेकर जाएंगे। आदरणीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में हम शानदार सरकार बनाएंगे और ये तय कर चुके हैं हम कि वो विनाश की बात करते हैं, हम विकास को लेकर आगे जा रहे हैं। वो शास्त्रों के कहीं भी सम्मत बात नहीं करते, वो केवल शस्त्रों के दम पे राजनीति करना चाहते हैं। हम शास्त्रों को साथ लेकर आगे चलने वाले लोग हैं। अब वो भाला की बात करें, हम माला की बात करेंगे। तो जनता विकास और सुशासन के साथ खड़ी है। अपना पदभार संभालने के बाद जन हुजूम देखने को मिला, उनका जमकर स्वागत किया गया। 3 से 4 घंटे तक रोड जाम भी रही, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। रोहित मिश्रा ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा है। जनता विकास और सुशासन के साथ खड़ी है, समाजवादी पार्टी का चेहरा देख चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।